जय श्री राम। आज एक बार फिर एक नई क्लास के साथ आज की क्लास रहेगी वो करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और आज की क्लास के अंतर्गत जो करंट जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे जून महीने के, क्योंकि इससे पहले मैंने मई महीने के आपकी 2-3 क्लासों के अंतर्गत पूरा मई महीने का जो करंट जीके था वो मैंने क्लियर कर दिया था। आज की क्लास में जून महीने का हमारा करंट जीके रहेगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ रहेगा, यानी आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपना करंट जीके आपका तैयार हो जाएगा। तो 2 क्लासों के अंतर्गत मैं आपको पूरा करंट जीके जून महीने का है वो आपको करवा दूंगा। कहीं भी कोई भी किताबें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ आपका तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास अपने शुरू करते हैं करंट जीके की। तो वीडियो को बगैर किसी प्रकार के स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप करंट जीके के हर कोई भी क्वेश्चन है उससे आपको जानकारी मिल सके और आप एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन हमारा गलत न हो। तो इसलिए अपने को क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन दबा लेवें ताकि नए आने वाली इस प्रकार की क्लास की वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। पहले वाला जो क्वेश्चन अभी अपना पहला पार्ट है क्लास का वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित रहेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो इस पार्ट के अंतर्गत रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कौन कौन से जीके बनते हैं उस पे उसका आज पहला अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की राजकीय यात्रा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की राजकीय यात्रा कब की? ऑप्शन ए 13 से 18 जून 2026, ऑप्शन बी 27 से 29 जून 2026, ऑप्शन सी 1 से 3 जुलाई 2026, ऑप्शन डी 15 से 17 जून 2026। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 27 से 29 जून 2026 के बीच की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की राजकीय यात्रा कब की? 27 से 29 जून 2026 में की थी। तो इसका बी ऑप्शन है वो पहले वाले क्वेश्चन का सही होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन, ऑप्शन बी गार्डियन ऑफ द ब्लू हेराइजन, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द डबल क्रॉस, ऑप्शन डी भारत रत्न। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। तो प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया गया? गार्डियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, दूसरे का गार्डियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप कब आया? वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप कब आया? ऑप्शन ए 17 जून 2026 को, ऑप्शन बी 24 जून 2026 को, ऑप्शन सी 30 जून 2026 को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 2026 को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 24 जून 2026 को। तो वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप कब आया? 24 जून 2026 को आया था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, वेनेजुएला विनाशकारी भूकंप 24 जून 2026 को आया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। वेनेजुएला भूकंप की तीव्रता कितनी दर्ज की गई? वेनेजुएला भूकंप की तीव्रता कितनी दर्ज की गई थी? 6.8 और 7 रिएक्टर स्केल पर, उसके बाद 7.2 और 7.5, उसके बाद सी ऑप्शन 7.8 और 8, डी ऑप्शन 8.2 और 8.4। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 7.2 से 7.5 रिएक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता मापी गई थी। तो वेनेजुएला भूकंप की तीव्रता कितनी दर्ज की गई? 7.2 से 7.5 के बीच दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपने। वेनेजुएला में राहत अभियान का नाम क्या था? वेनेजुएला में राहत अभियान का नाम क्या था? यानी जो वेनेजुएला में भूकंप आया था उसमें राहत अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी ऑपरेशन अमिताद, ऑप्शन डी ऑपरेशन राहत। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन
सी है ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद इसका सही रहेगा। तो इस प्रकार ऑपरेशन अमिस्ताद इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस व स्लोवाकिया यात्रा कब हुई? प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस व स्लोवाकिया यात्रा कब हुई? ऑप्शन ए 10 से 15 जून 2026, ऑप्शन बी 13 से 18 जून 2026, ऑप्शन सी 20 से 25 जून 2026, ऑप्शन डी 27 से 30 जून 2026। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, 13 से 18 जून 2026 के बीच हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पे गए थे, तो वो 13 से 18 जून 2026 में गए थे। तो जून महीने में 13 से 18 जून के बीच उनकी ये यात्रा रही थी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं अपने। 7वां क्वेश्चन है, भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी मार्सेई, ऑप्शन डी लियोन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, नीस है। क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा, नीस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे चलते हैं। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी गार्डियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन, ऑप्शन सी लीजन ऑफ ऑनर, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ मेरिट। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास का ये था, तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया गया था। स्लोवाकिया ने मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया था, जो फर्स्ट क्लास का था। इसका ए ऑप्शन सही होगा 8वें का। 9वें क्वेश्चन पे चले अपने। 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत किस रूप में आमंत्रित था? 52वें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत किस रूप में आमंत्रित था? ऑप्शन ए सदस्य देश, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी अतिथि देश, ऑप्शन डी विशेष सदस्य है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में था। क्योंकि भारत G7 का सदस्य है ही नहीं, तो इसलिए भारत किस रूप में आमंत्रित था? अतिथि देश के रूप में आमंत्रित था, गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस पे आपको ध्यान देना है अच्छी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10वां, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किस देश का रहा? वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किस देश का रहा? ऑप्शन ए डेनमार्क का, ऑप्शन बी आइसलैंड का, ऑप्शन सी आयरलैंड का, ऑप्शन डी फिनलैंड का। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, आइसलैंड का रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसका रहा है? आइसलैंड का रहा है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं अपने। 11वें क्वेश्चन पे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? यानी उसी सूचकांक में वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 118वां, ऑप्शन बी 127वां, ऑप्शन सी 136वां, ऑप्शन डी 142वां। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 127वां स्थान रहा था। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 127वां रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने 12वें पे। मोम्बासा घोषणा किस विषय से संबंधित है? मोम्बासा घोषणा किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी अवैध मत्स्यन IUU फिशिंग, ऑप्शन सी परमाणु सुरक्षा, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, अवैध मत्स्यन। तो मोम्बासा घोषणा किस विषय से संबंधित है? अवैध मत्स्यन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, अवैध मत्स्यन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वें पे चलिए अपने। उज्बेकिस्तान किस संस्था का 10वां सदस्य बना? उज्बेकिस्तान किस संस्था का 10वां सदस्य बना? ऑप्शन ए AIIB, ऑप्शन बी BRICS ब्रिक्स, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ऑप्शन डी IMF। और इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन सी होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। क्या होगा? उज्बेकिस्तान किस संस्था का 10वां सदस्य है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी ब्रिसिलिया। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, शंघाई में है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 14वें का। 15वें पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 15, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ए ऑथर रडार समझौता किस उद्देश्य से है? कनाडा ऑस्ट्रेलिया ए ऑथर रडार समझौता किस उद्देश्य से है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी लंबी दूरी की निगरानी और सुरक्षा, ऑप्शन डी समुद्री व्यापार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, लंबी दूरी की निगरानी और सुरक्षा। तो कनाडा ऑस्ट्रिया ए ऑथर रडार समझौता किस उद्देश्य से है? लंबी दूरी की निगरानी और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपने। संयुक्त राष्ट्र की चिल्ड्रन एंड आर्मिड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र की चिल्ड्रन एंड आर्मिड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव, ऑप्शन सी वैश्विक शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी से संबंधित है, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं अपने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का रहा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का रहा? ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी एमआईटी, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एमआईटी का रहा है। तो प्रथम 2027 में प्रथम स्थान किसका रहा? एमआईटी का रहा है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, क्यूएस रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान कौन सा रहा? क्यूएस रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, आईआईटी दिल्ली। यानी आईआईटी दिल्ली का सर्वोच्च स्थान, भारत की संस्थाओं की बात करें तो आईआईटी दिल्ली का सर्वोच्च स्थान रहा था। तो ये भी ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है, आईआईटी दिल्ली का सर्वोच्च स्थान रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां आता है, भारत ओमान सिप्पा कब से प्रभावी हुआ? भारत ओमान सिप्पा कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2026, बी 1 जून 2026, सी 15 जून 2026, डी 1 जुलाई 2026। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1 जून 2026। तो भारत ओमान सिप्पा कब से प्रभावी हुआ? 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। 20 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सिप्री ईयर बुक 2026 किस विषय से संबंधित है? सिप्री ईयर बुक 2026 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार, ऑप्शन बी परमाणु हथियार और सैन्य व्यय, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी शिक्षा। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, परमाणु हथियार एवं सैन्य व्यय। किससे संबंधित है? सिप्री ईयर बुक 2026 किस विषय से संबंधित है? परमाणु हथियार एवं सैन्य व्यय से संबंधित है। ऑप्शन बी है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अपने। 21 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सिप्री के अनुसार 2025 में भारत का सैन्य व्यय लगभग कितना था? सिप्री के अनुसार 2025 में भारत का सैन्य व्यय लगभग कितना था? ऑप्शन ए 75 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 82 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 12.1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 105 अरब डॉलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 92.1 अरब डॉलर होगा। तो सिप्री के अनुसार 2025 में भारत का सैन्य व्यय कितना था? 92.1 अरब डॉलर था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 22 पे चलते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग का भारत दौरा कब हुआ? म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग का भारत दौरा कब हुआ? ऑप्शन ए 30 मई 3 जून 2026,
ऑप्शन बी 10 से 15 जून 2026, ऑप्शन सी 20 से 24 जून 2026, ऑप्शन डी 1 से 5 जुलाई 2026। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 30 मई से 3 जून 2026 के बीच हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा कब हुआ? वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा कब हुआ? ऑप्शन ए 3 से 7 जून 2026, ऑप्शन बी 10 से 15 जून 2026, ऑप्शन सी 20 से 25 जून 2026, ऑप्शन डी 1 से 5 जुलाई 2026। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 3 से 7 जून 2026 के बीच हुआ था। तो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा कब हुआ था? 3 से 7 जून 2026 के बीच हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे अपने चलते हैं। 24 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2027, ऑप्शन सी 1 जून 2027, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2026। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1 जनवरी 2027 से होगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी के नए गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कब होगा? 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए। यूएनएससी के नए गैर स्थायी सदस्यों में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? यूएनएससी नए गैर स्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी जर्मनी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, किर्गिस्तान होगा। तो यूएनएससी के नए गैर स्थायी सदस्यों में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? किर्गिस्तान शामिल है। भारत नहीं है, जापान नहीं है, जर्मनी नहीं है, किर्गिस्तान। सी ऑप्शन इसका सही है, किर्गिस्तान होगा। ये आपके 25 क्वेश्चन थे, वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित थे। इसके बाद आगे अपने सेकंड पार्ट में चलते हैं। वो सेकंड पार्ट हमारा आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। अभी अपने 25 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित किए, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उस 25 क्वेश्चन में मुख्य रूप से अपना वो समाहित हो जाता है। अब आगे अपने राष्ट्रीय परिदृश्य के 25 क्वेश्चन के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ये राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित रहेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य का पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला क्वेश्चन, एडीआर और एनईडब्ल्यू ने महिला उम्मीदवारों की रिपोर्ट कब जारी की? एडीआर और एनईडब्ल्यू ने महिला उम्मीदवारों की रिपोर्ट कब जारी की? ऑप्शन ए 11 जून 2026, ऑप्शन बी 18 जून 2026, ऑप्शन सी 20 जून 2026, ऑप्शन डी 25 जून 2026। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, 18 जून 2026। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 18 जून 2026, क्योंकि एडीआर एनईडब्ल्यू ने 18 जून 2026 को महिला उम्मीदवारों पर रिपोर्ट जारी की, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपने राष्ट्रीय परिदृश्य के। 2024 लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी कितनी रही? 2024 लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी कितनी रही? ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 9.6%, ऑप्शन सी 10.2%, ऑप्शन डी 12.4%। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 9.6% रही थी। यानी कुल जो उम्मीदवार थे 8360 कुल उम्मीदवारों में 800 महिलाएं थी। यानी कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 8360 कुल उम्मीदवार थे और उन उम्मीदवारों में 800 महिलाएं थी। तो अर्थात इनका यदि अपने प्रतिशत निकालें कुल उम्मीदवारों में 800 महिलाओं का, तो वो बनता है 9.6%। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 9.6% थी। तो कई बार क्या होता है कि इनसे भी पूछ लेता है कुल उम्मीदवार कितने थे? 8360 थे। महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 800 थी। तो ये भी ध्यान रखना, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इनका अनुपात अपने निकालें प्रतिशत, तो ये 9.6 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने तीसरे पे। श्री जगन्नाथ मंदिर में किन पवित्र शब्दों को ट्रेडमार्क संरक्षण मिला? श्री जगन्नाथ मंदिर में किन पवित्र शब्दों को ट्रेडमार्क संरक्षण मिला? ऑप्शन ए महाप्रसाद और रथ यात्रा, ऑप्शन बी पतित पावन आनंद बाजार और नीलचक्र, ऑप्शन सी जगन्नाथ और पुरी, ऑप्शन डी नीलाद्री और श्री मंदिर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पतित पावन आनंद बाजार
और नील चक्कर। तो तीनों को मिला था पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्कर। तो इन तीनों धार्मिक जो प्रतीक हैं, इन तीनों धार्मिक प्रतीकों को यानी शब्दों को कानूनी संरक्षण दिया गया है। किनको? पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्कर, तीनों को धार्मिक यानी प्रतीकों को यानी शब्दों को कानूनी संरक्षण दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2026 में राज्यसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल ने जीती? जून 2026 के राज्यसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल ने जीती? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा एनडीए, ऑप्शन सी टीएमसी, ऑप्शन डी आप। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, भाजपा एनडीए ने जीती हैं सबसे अधिक राज्यसभा की। जो अभी जो राज्यसभा का जो खाली सीटों पर चुनाव हुए थे, उन राज्यसभा की सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा एनडीए ने जीती हैं। तो इस प्रकार निर्वाचित सीटों में एनडीए को सर्वाधिक सफलता मिली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 5वां, भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी ड्रोन का विकास करेगी? भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी ड्रोन का विकास करेगी? ऑप्शन ए रुस्तम का, ऑप्शन बी तपास का, ऑप्शन सी कॉम्बैट ड्रोन का, ऑप्शन डी लक्ष्य का। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कॉम्बैट ड्रोन। कॉम्बैट ड्रोन का करेगी। तो भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी ड्रोन का विकास करेगी? कॉम्बैट ड्रोन का करेगी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, कॉम्बैट ड्रोन। यह लंबी दूरी का एक स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन होगा। यानी जो ये कॉम्बैट ड्रोन होगा ये लंबी दूरी का स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन होगा, अपने देश में बना होगा, हमारा स्वदेशी होगा, तो इसी का इस्तेमाल करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा? ऑप्शन ए 1.25 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.54 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.78 लाख करोड़, ऑप्शन डी 2 लाख करोड़। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1.78 लाख करोड़ रहा था। तो सी ऑप्शन होगा। यह अब तक का सर्वाधिक रक्षा है, यानी अब तक का क्या है? सर्वाधिक रक्षा उत्पादन है ये। 1.78 लाख करोड़ अब तक का क्या है? अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन है ये, 1.78 लाख करोड़। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा? 1.78 लाख करोड़ रहा था, जो अब तक का सबसे सर्वाधिक उत्पादन है। उसके बाद रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयूएस का योगदान कितना रहा? रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू का योगदान कितना रहा? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 76%, ऑप्शन डी 80%। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 76% है। निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा है। यानी रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयूएस का योगदान कितना रहा? 76% रहा। निजी क्षेत्र का मात्र 24% रहा है और पीएसयू का 76% रहा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात कितना रहा? वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात कितना रहा? ऑप्शन ए 28,000 करोड़, ऑप्शन बी 32,500 करोड़, ऑप्शन सी 38,424 करोड़, ऑप्शन डी 42,000 करोड़। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 38,424 करोड़ रहा है। तो यह भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात है। यानी वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात कितना रहा? 38,424 करोड़ रहा। ऑप्शन सी सही है। और यह भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात है अब तक का। क्या है? यह भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात है। तो ये ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड वाला भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, एनडीए की पहली महिला कैडेट को सेना में कब कमीशन मिला? एनडीए की पहली महिला कैडेट्स को सेना में कब कमीशन मिला? ऑप्शन ए मई 2026, ऑप्शन बी जून 2026, ऑप्शन सी जुलाई 2026, ऑप्शन डी अगस्त 2026। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जून 2026 में। तो एनडीए की पहली महिला कैडेट्स को सेना में कमीशन कब मिला? जून 2026 में मिला। जून 2026 में पहली महिला बैच के कैडेट अधिकारी बने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 10 पे चलते हैं। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक क्लाउड नेटिव
डेवलपर्स में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक क्लाउड नेटिव डेवलपर्स में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 15% और इसका सही है ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका सही होगा 11%। भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी बताई है? 11% बताई गई है। तो क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 11% है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11। भारत में अनुमानित क्लाउड नेटिव डेवलपर्स की संख्या कितनी है? भारत में अनुमानित क्लाउड नेटिव डेवलपर्स की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 18 लाख, ऑप्शन सी 22.5 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा 22.5 लाख। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 22.5 लाख डेवलपर्स हैं। तो भारत में अनुमानित क्लाउड नेटिव डेवलपर्स की संख्या कितनी है? 22.5 लाख। सी ऑप्शन इसका सही होगा 22.5 लाख हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मानव मस्तिष्क स्टेम का पहला 3D एटलस किस संस्थान ने जारी किया? मानव मस्तिष्क स्टेम का पहला 3D एटलस किस संस्थान ने जारी किया? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी AII। सही ऑप्शन है इसका सी होगा IIT मद्रास। यानी IIT मद्रास ने एनकोर नामक 3D एटलस विकसित किया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने एनकोर नामक 3D एटलस विकसित किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 13वें पे चलते हैं। अपने 13वें क्वेश्चन पे जाने। सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों की सांकेतिक मासिक आय कितनी मानी? सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों की सांकेतिक मासिक आय कितनी मानी है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 35,000 और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 30,000 मानी है। यानी मुआवजे की गणना हेतु 30,000 प्रतिमाह मानक आय निर्धारित की गई है। तो मुआवजे की गणना हेतु कितनी मानी गई है? 30,000 मानी गई। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि महिलाओं की जो आय है वो 30,000 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर आगे 14 पे चलते हैं। अपने बिसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना कितने राज्यों से संबंधित है? किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना कितने राज्यों से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना कितने राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7 और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 6 राज्यों से संबंधित है। यह 6 राज्यों ने इस परियोजना पर सहमति दी है। कितने राज्यों ने दी है? 6 राज्यों ने इस परियोजना पर सहमति दी है। तो किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना कितने राज्यों से संबंधित है? 6 राज्यों से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे चलते हैं। जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू कब पूरा हुआ? जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू कब पूरा हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सबसे लंबी सुरंग होगी। जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 5 जून 2026, ऑप्शन बी 9 जून 2026, ऑप्शन सी 15 जून 2026, ऑप्शन डी 20 जून 2026 और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 9 जून 2026। यानी 9 जून 2026 को अंतिम ब्रेक थ्रू है वो पूरा हुआ था जोजिला सुरंग का। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15.8 किलोमीटर और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 13.15 किलोमीटर, 13.15 किलोमीटर है। यानी जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 13.15 किलोमीटर। तो यह श्रीनगर लेह मार्ग पर 13.51 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यानी क्या है ये? श्रीनगर और लेह मार्ग पर जब अपने श्रीनगर की तरफ जाते हैं तब उस श्रीनगर और लेह मार्ग पर ये आती है। 13.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है।
तो ये जोजिला सुरंग की 13.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। IRENA इरना के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना? IRENA इरना के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, दूसरा बना है। कौन सा बना है? दूसरा। विश्व का कौन सा बाजार बना है? दूसरा विश्व का सबसे बड़ा बाजार बना है भारत। तो 2025 में क्षमता वृद्धि के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर रहा। 2025 में क्षमता वृद्धि के आधार पर भारत क्या है? दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसका आपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18वां, प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़पुर गांव को किस राज्य में सोलर विलेज घोषित किया? प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़पुर गांव को किस राज्य में सोलर विलेज घोषित किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ओडिशा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़पुर गांव को किस राज्य में सोलर विलेज घोषित किया? ओडिशा में किया है। पहाड़पुर ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। पहाड़पुर कहाँ है? पहाड़पुर ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, पहाड़पुर है वो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपने। नागपुर में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस किस कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी? नागपुर में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस किस कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए HAL के द्वारा, ऑप्शन बी BHEL के द्वारा, ऑप्शन सी संयंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन डी BL के द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, संयंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। किस कंपनी द्वारा की जाएगी? यंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। इसका उपयोग रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में होगा। इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग रक्षा में और एरोस्पेस क्षेत्र में होगा। तो इस प्रकार नागपुर में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस किस कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी? यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। और इसका उपयोग है वो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में होगा। तो इसका ऑप्शन सी से ही होगा 19वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वें पे चलते हैं अपने। नए NCC राज्य निदेशालय किन 2 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? नए NCC राज्य निदेशालय किन 2 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए बिहार एवं झारखंड में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में, ऑप्शन डी राजस्थान एवं हरियाणा में। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। तो नए NCC राज्य निदेशालय किन 2 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? आंध्र प्रदेश और झारखंड में किए जाएंगे नए NCC राज्य। तो ये आंध्र प्रदेश, यानी इससे NCC निदेशालयों की संख्या 19 हो जाएगी। यानी ये 2 राज्यों में अपने NCC निदेशालय स्थापित हो जाएंगे तो इनसे टोटल NCC निदेशालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि इससे NCC निदेशालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 19 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राज्यों का नाम भी पूछा जा सकता है। राज्यों का नाम पूछे तो आंध्र प्रदेश और झारखंड है, और टोटल संख्या पूछे NCC निदेशालयों की तो वो कुल संख्या 19 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अपने। सीतापुर में रक्षा भूमि पर कितनी मेगावाट सौर परियोजना स्थापित होगी? सीतापुर में रक्षा भूमि पर कितने मेगावाट सौर परियोजना स्थापित होगी? ऑप्शन ए 100 मेगावाट, ऑप्शन बी 150 मेगावाट, ऑप्शन सी 200 मेगावाट, ऑप्शन डी 250 मेगावाट। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 250 मेगावाट स्थापित होगी। यह रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा परियोजना है। ये किसकी है? रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा परियोजना है ये। तो रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा परियोजना के तहत क्या होगी? सीतापुर में रक्षा भूमि पर कितनी मेगावाट परियोजना स्थापित होगी? 250 मेगावाट की परियोजना स्थापित होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी लेह में, ऑप्शन सी जम्मू में, ऑप्शन डी शिमला में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जम्मू में होगा। तो इस प्रकार जम्मू में 7वें रीजनल
मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ। किसमें हुआ? जम्मू में 7वें रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ। यानी 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? जम्मू में होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, जम्मू। जम्मू में 7वें रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ कब हुआ? भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जून 2026, ऑप्शन बी 4 जून 2026, ऑप्शन सी 10 जून 2026, ऑप्शन डी 15 जून 2026 और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 4 जून 2026। यानी कब हुआ था? 4 जून 2026 को इसका मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही होगा 4 जून 2026। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। तो महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए किसका गठन किया गया? किसका गठन किया गया? मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का गठन किया गया है। मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का गठन किया गया है। कब किया गया? 4 जून 2026 को। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 24 पे चलते हैं अपने। DFPDS 2026 के तहत किसकी वित्तीय शक्तियां बढ़ाएगी? DFPDS 2026 के तहत किसकी वित्तीय शक्तियां बढ़ाएगी? ऑप्शन ए सेना प्रमुख की, ऑप्शन बी रक्षा सचिव की, ऑप्शन सी फील्ड कमांडर की, ऑप्शन डी CDS की और इसका सही ऑप्शन होगा सी होगा फील्ड कमांडर की बढ़ाई गई है। किसकी बढ़ाई गई है? फील्ड कमांडर की बढ़ाई गई है। खरीद और संचालन में तेजी लाने के लिए उनकी शक्तियां बढ़ाई गई है। किसमें की गई? खरीद और संचालन में तेजी लाने के लिए उनकी शक्तियां बढ़ाई गई है, फील्ड कमांडर की बढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 25 है, DFPDS 2026 के अनुसार सामान्यतः फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियां कितनी बढ़ाई गई है? DFPDS 2026 के अनुसार सामान्यतः फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियां कितनी बढ़ाई गई हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 200% और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 100%। अधिकांश मामलों में इनकी वित्तीय शक्तियां दोगुनी यानी 100% कर दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं? दोगुनी कर दी गई हैं, 100% कर दी गई हैं। तो ये आपके राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य, यानी दोनों आते हैं। अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी आता है और आर्थिक परिदृश्य आता है। इनसे संबंधित आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे अपने चलते हैं और इसका पहला क्वेश्चन आता है ICGS अक्षय किस बल में शामिल किया गया? ICGS अक्षय किस बल में शामिल किया गया? ऑप्शन ए भारतीय सेना में, ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल में, ऑप्शन सी BSF में, ऑप्शन डी CRPF में और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। किसमें? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा भारतीय तटरक्षक बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे देखिए, आप इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ICGS अक्षय को 27 जून 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। क्या किया गया? ICGS अक्षय को 27 जून 2026 को, अब इससे तिथि भी पूछी जा सकती है, तो ये 27 जून 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो इसकी व्याख्या भी अच्छे प्रकार से पढ़ लें, आपके 2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, ICGS अक्षय का निर्माण किसने किया? ICGS अक्षय का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए है MDL ने, ऑप्शन बी HAL ने, ऑप्शन सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने और ऑप्शन डी BEL ने और सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने किया है। किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है GSL। GSL की फुल फॉर्म क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो GSL ने इसको क्या किया है? निर्माण किया है इसका। तो ICGS अक्षय का निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ब्रैकेट में शॉर्ट में पूछे तो GSL ने किया है।
तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। यह पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाला पोत है। क्या है? यह पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाला पोत है। यानी ICGS अक्षय एक पोत है जो क्या है? स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाला ये पोत है। और बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, GSL ने बनाया है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। INS दूनागिरी किस परियोजना का 5वां स्टील्थ फ्रिगेड है? INS दूनागिरी किस परियोजना का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट बी 15B, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 17A, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट डी में है प्रोजेक्ट 28। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रोजेक्ट 17A है। यानी INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। INS संशोधक किस प्रकार का पोत है? INS संशोधक किस प्रकार का पोत है? ऑप्शन ए मिसाइल पोत, ऑप्शन बी सर्वे वेसल लॉर्ज, ऑप्शन सी विमान वाहक पोत, ऑप्शन डी पनडुब्बी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सर्वे वेसल लार्ज है। क्या है? सर्वे वेसल लार्ज है। इसका उपयोग हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एवं समुद्री मानचित्रण में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री मानचित्रण के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। तो ये भी इसकी व्याख्या पढ़ दीजिए आप। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। INS अक्षय का मुख्य कार्य क्या है? INS अक्षय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वायु रक्षा, ऑप्शन बी एंटी सबमरीन वारफेयर, ऑप्शन सी परमाणु हमला, ऑप्शन डी रसद आपूर्ति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, एंटी सबमरीन वारफेयर होगा। यह उथले समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? यह उथले समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु बनाया गया है। तो INS अजय का मुख्य कार्य क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है और इसका निर्माण है उथले समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये बनाया किस लिए गया? तो ये व्याख्या पढ़ लीजिए, उथले समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने हेतु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशल वाहन H-561 किस बल में शामिल हुआ? भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशल वाहन H-561 किस बल में शामिल हुआ? ऑप्शन ए सेना में, ऑप्शन बी नौसेना में, ऑप्शन सी तटरक्षक में, ऑप्शन डी वायुसेना में। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, तटरक्षक बल में है। तो भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशल वाहन H-561 किस बल में हुआ? तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। इसे 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो ये तिथि भी याद रखना, कई बार तिथि पूछ लेते हैं। 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल किया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशल वाहन H-561 किस बल में शामिल हुआ? तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। 18 जून 2026 को इसको शामिल किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन पे चलिए आप। LRLACM का सफल परीक्षण किस संस्था ने किया? LRLACM का सफल परीक्षण किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी DRDO ने, ऑप्शन सी HAL ने, ऑप्शन डी BRAC ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। DRDO ने इसका सफल उड़ान परीक्षण किया। किसने किया? DRDO ने। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपने। NASM-MR किस प्रकार की मिसाइल है? NASM-MR किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए बैलिस्टिक, ऑप्शन बी एंटीशिप, ऑप्शन सी एंटी टैंक, ऑप्शन डी क्रूज। और इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एंटीशिप है। यह मध्यम दूरी की नौसेना एंटीशिप मिसाइल है। क्या है? मध्यम दूरी की नौसेना एंटीशिप मिसाइल है ये। तो NASM-MR किस प्रकार की मिसाइल है? एंटीशिप प्रकार की है, मध्यम दूरी की नौसेना एंटीशिप मिसाइल है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपने। रुद्रम सेकंड किस प्रकार की मिसाइल है? रुद्रम सेकंड किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सतह से सतह तक, ऑप्शन बी वायु से सतह,
ऑप्शन सी सतह से वायु, ऑप्शन सी पनडुब्बी से प्रक्षेपित है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वायु से सतह। वायु से सतह की तरफ, ये रुद्रम सेकंड किस प्रकार के वायु से सतह वाली मिसाइल है, तो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। इसे क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। किस लिए, भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है कि वायु से ये सतह की तरफ ये मार करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ब्रह्मोस मिसाइल का पहला स्वदेशी वार हेड किस कंपनी ने बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला स्वदेशी वार हेड किस कंपनी ने बनाया। ऑप्शन ए एचएएल ने, ऑप्शन बी बीएल ने, ऑप्शन सी एसडीएल ने, ऑप्शन डी बीडीएल ने। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एसडीएल ने बनाया है। किसने बनाया है, एसडीएल ने बनाया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एसडीएल, इसका पूरा नाम क्या है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एसडीएल। नागपुर ने इसका निर्माण किया है। किसने किया है, नागपुर ने इसका निर्माण किया है। एसडीएल, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, किस काम किया, ब्रह्मोस मिसाइल का पहला स्वदेशी वार हेड किस कंपनी ने बनाया था, तो एसडीएल ने बनाया था, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, नागपुर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान क्या रहा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान क्या रहा। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 20वां। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 13वां होगा। ऑप्शन 20 का सही होगा 13वां। और क्या है आगे अपने देखें, इसमें भारत 89.4 अंक के साथ 13वें स्थान पर रहा। क्या रहा, भारत 89.4 अंक के साथ 13वें स्थान पर रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 12 में अपने चलते हैं, 12वें वाले पे ध्यान दीजिए। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में प्रथम स्थान किस देश का रहा। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में प्रथम स्थान किस देश का रहा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का, ऑप्शन डी जापान का। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अमेरिका का रहा है। तो अमेरिका 99.2 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। तो किसका रहा, प्रथम स्थान अमेरिका का 99.2 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत ने किस स्तंभ यानी पिलर में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत ने किस स्तंभ में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए फ्यूचर ऑफ वर्क में, ऑप्शन बी एकेडमिक रेडिनेस में, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी में, ऑप्शन डी स्किल अलिजमेंट में। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में। क्या है, और सी ऑप्शन इसका सही होगा, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। भारत ने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में 100 अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से 100 अंक। भारत ने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सांख्यिकी मंत्रालय किस नए सूचकांक को प्रत्येक माह जारी करेगा। सांख्यिकी मंत्रालय किस नए सूचकांक को प्रत्येक माह जारी करेगा। ऑप्शन ए आईआईपी को, ऑप्शन बी डब्ल्यूपीआई को, ऑप्शन सी आईएसपी को, ऑप्शन डी सीपीआई को। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, आईएसपी को करेगा। यानी आईएसपी फुल फॉर्म क्या है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। क्या है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईएसपी को करेगा। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मापेगा, यानी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मापेगा। तो आईएसपी को के आंकड़े जारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, WOCPA किस बंदरगाह का संक्षिप्त नाम है। क्या है, WOCPA किस बंदरगाह संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी पारादीप। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। तो VOCPA किस बंदरगाह का संक्षिप्त नाम है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह का है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, चिदम्बरनार बंदरगाह का है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इस बंदरगाह ने पहली सतत विकास रिपोर्ट जारी की है। किसने की है, इस बंदरगाह ने पहली सतत विकास रिपोर्ट जारी की है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है 16। भारत विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग राष्ट्र किस वर्ष बना? भारत विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र किस वर्ष बना, यानी शिप रिसाइकलिंग राष्ट्र किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 2023 में, ऑप्शन बी 2024 में, ऑप्शन सी 2025 में, ऑप्शन डी 2026 में। और इसका सही ऑप्शन है वो सी है, ऑप्शन 2025 में। भारत विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र किस वर्ष बना? 2025 में बना। UNCTAD अनटेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच का 8वां संस्करण किस क्षेत्र पर आधारित है? नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच का 8वां संस्करण किस क्षेत्र पर आधारित है? ऑप्शन ए कृषि पर, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल पर, ऑप्शन सी वस्त्र पर, ऑप्शन डी इस्पात पर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, फार्मास्यूटिकल पर। यानी नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच का 8वां संस्करण किस पर आधारित है? फार्मास्यूटिकल पर आधारित है। इसका जो मुख्य फोकस है वो औषधि क्षेत्र रहा है। क्या रहा है? इसका मुख्य फोकस औषधि क्षेत्र रहा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे अपने चलते हैं। 18 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। जून 2026 में मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? जून 2026 में मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 8 को मिला है। 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को? 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद 19वां, झारखंड में कितने नए उत्पादों को जीआई टैग मिला? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। और इसका सही ऑप्शन है वो डी है, 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जून 2026 में झारखंड में 11 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 8 को और झारखंड में 11 को जीआई टैग मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां, त्रिपुरा सारिंदा क्या है? त्रिपुरा सारिंदा क्या है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी हथकरघा वस्त्र, ऑप्शन सी पारंपरिक तंतु वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद। और ये क्या है? ऑप्शन सी इसका सही है, पारंपरिक तंतु वाद्य यंत्र हैं। त्रिपुरा सारिंदा क्या है? पारंपरिक तंतु वाद्य यंत्र हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बार ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिपुरा सारिंदा क्या है? पारंपरिक तंतु वाद्य यंत्र हैं। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे क्या हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो त्रिपुरा का सारिंदा क्या है? पारंपरिक तंतु वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भी इसको ध्यान से आपको याद कर लेना है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को कौन सा दर्जा मिला? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL, चेन्नई CPCL का अर्थ क्या है? चेन्नई, P का पेट्रोलियम, C का कॉर्पोरेशन, L का लिमिटेड। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को कौन सा दर्जा मिला? ऑप्शन ए महारत्न, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी मिनी रत्न, ऑप्शन डी महारत्न। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, नवरत्न मिला है। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या मिला है? नवरत्न मिला है। जून 2026 में CPCL को नवरत्न का दर्जा मिला। किसको मिला? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? ऑप्शन ए 825.26 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 863.11 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 900 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 750 अरब डॉलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 863.11 अरब डॉलर होगा। क्या होगा? सही ऑप्शन बी होगा, 863.11 डॉलर। यह भारत का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। यानी वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? 863.11 डॉलर रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो यह भारत का अब तक का सर्वाधिक निर्यात रहा है। क्या रहा है?
भारत का अब तक का सर्वाधिक निर्यात रहा है 863.11 अरब डॉलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आप ध्यान दीजिए, भारत का सेवा निर्यात सर्विस एक्सपोर्ट 2025-26 में कितना रहा? भारत का सेवा निर्यात सर्विस एक्सपोर्ट 2025-26 में कितना रहा? ऑप्शन ए 350 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 421.32 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 441.78 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 500 अरब डॉलर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 421.32 अरब डॉलर, 421.32 अरब डॉलर। सेवा निर्यात में 8.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये व्याख्या भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, कई बार परसेंट में भी पूछ ली जाती है। तो सेवा निर्यात में 8.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत का सेवा निर्यात इन सर्विस एक्सपोर्ट 2025-26 में कितना रहा? 421.32 अरब डॉलर। और ये सेवा निर्यात में 8.71% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपने। वैश्विक निर्माण वृद्धि 2020 से 30 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक निर्माण वृद्धि 2020-30 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, द्वितीय होगा। तो फंडामेंटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है। फंडामेंटल रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। वैश्विक निर्माण वृद्धि 2020 से 30 में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय स्थान है। वैश्विक वृद्धि 2020 से 2030 में भारत का द्वितीय स्थान है। फंडामेंटल की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25वां, वैश्विक निर्माण वृद्धि में प्रथम स्थान किस देश का है? वैश्विक निर्माण वृद्धि में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, चीन का है। चीन 26.1% हिस्सेदारी के साथ प्रथम तथा भारत 14.1% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो प्रथम किसका है? प्रथम है वो चीन का है 26.1% हिस्सेदारी, और द्वितीय भारत का 14.1% हिस्सेदारी के साथ। तो ये भी ध्यान रखना, 14.1% हिस्सेदारी भारत की है, चीन की है 26.1 के साथ प्रथम पे है, और भारत 14.1% का हिस्सेदारी दूसरे स्थान पे है। तो वैश्विक निर्माण वृद्धि में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। तो ये आपके करंट जीके की आज की क्लास के ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 26वां से आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 26वां, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड कितने रुपए पार पहुंच गया? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड कितने के पार पहुंच गया? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 65,890.46 करोड़, ऑप्शन सी 73,890.46 करोड़, ऑप्शन डी 85,120 करोड़। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 73,890.46 करोड़ पहुंच गया है। तो 25-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात कितना पहुंच गया है? समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड कितना पहुंच गया है? 73,890.46 करोड़, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, क्योंकि व्याख्या पढ़नी जरूरी है। 1 जून 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार MPEDA ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 73,890.46 करोड़ यानी 8.46 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो मात्रा और मूल्य दोनों में सर्वाधिक उच्च स्तर है। यानी मात्रा में भी और मूल्य में दोनों में भी सर्वाधिक उच्च स्तर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अंडमान अपतटीय बेसिन के श्री विजयपुरम 3 नामक कुएं में किस गैस के महत्वपूर्ण भंडार की खोज की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ने हाल ही में अंडमान अपतटीय बेसिन के श्री विजयपुरम 3 नामक कुएं में किस गैस के महत्वपूर्ण भंडार की खोज की है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी हीलियम गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। यानी महत्वपूर्ण भंडार किसके खोजे गए? प्राकृतिक गैस के खोजे गए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अपनी व्याख्या में क्या दिया है?
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह में पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर पानी की गहराई में स्थित श्री विजयपुरम 3 अन्वेषणात्मक कुएं में प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार की खोज की है और इस ब्लॉक में ऑयल द्वारा यह दूसरी बड़ी खोज है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। जून 2026 में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI द्वारा देश की सीमाओं पर कितने नए लैंड पोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया गया है। जून 2026 में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश की सीमाओं पर कितने लैंड पोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया गया है। ऑप्शन ए 50 नए लैंड पोर्ट, ऑप्शन बी 65 नए लैंड पोर्ट, ऑप्शन सी 74 नए लैंड पोर्ट, ऑप्शन डी 88 नए लैंड पोर्ट। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 74 नए लैंड पोर्ट बनाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। व्याख्या पढ़ लेते हैं अपने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापार, सुरक्षा और यात्रियों के आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए LPAI ने 74 नए लैंड पोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया है। वर्तमान में देश में 15 लैंड पोर्ट संचालित हैं तथा 11 निर्माणाधीन हैं। ये भी आप इस व्याख्या में भी आपको ध्यान होता है कि वर्तमान में देश में कितने हैं, 15 लैंड पोर्ट हैं मात्र संचालित हैं और 11 निर्माणाधीन हैं। और प्रस्ताव कितने का दिया गया है, 74 नए लैंड पोर्ट का और प्रस्ताव दिया गया है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को दिया गया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अपने 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने भारत में पहला बिल्ट टू सूट और AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहाँ समझौता किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने भारत में पहला बिल्ट टू सूट और AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहाँ समझौता किया है। ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जामनगर गुजरात में, ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना में और इसका सही ऑप्शन है वो बी है जामनगर गुजरात में। कहाँ किया है, जामनगर गुजरात में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसकी व्याख्या अपने पढ़ लेते हैं। 10 जून 2026 को हुए समझौते के अनुसार यह डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में रिलायंस परिसर के अंदर स्थापित किया जाएगा और इसके पहले चरण की क्षमता 168 मेगावाट होगी और इसमें कूलिंग के लिए वियलवर्णीकृत समुद्री पानी काम में लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये गुजरात में होगा, इसका उपयोग किया जाएगा, यानी डिसलिनेटेड सीवेटर का उपयोग किया जाएगा। 30वें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 7.2%, ऑप्शन डी 7.5% और इसका सही ऑप्शन है वो बी है 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितने प्रतिशत, 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। फर्स्ट विश्व ने वैश्विक विकास दर अनुमान 2.2% दिया है, जबकि इसी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने की संभावना जताई गई है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास के 3 आयाम पे ये आज के क्वेश्चन थे और इन तीनों आयामों को इन क्वेश्चन के अंतर्गत कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप इस करंट अफेयर्स की क्लास को आप अच्छी प्रकार से लगाइए और जून माह का करंट आपका एकदम तैयार हो जाएगा, यानी एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप केवल ये इसकी 2 क्लासें रहेगी, ये 2 क्लासें आप लगा लीजिए और इसी 2 क्लासों के साथ आपको जून माह का टोटल क्या है करंट अफेयर्स है वो हमारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे वाली क्लास पे अपने चलेंगे। नेक्स्ट अपना करंट जीके का, क्यों इसका पार्ट कुछ और रह गया है, क्योंकि अभी तो 4 क्षेत्र ही आए हैं तो इसके कुछ क्षेत्र और रह गए, उसी क्षेत्र पे अपने नेक्स्ट क्लास जीके की रहेगी।
अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें और उसका आप लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।